सबसे पहले संजय मेश्राम जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो अमेरिका की एंट्री है, दूसरी तरफ ईरान की ओर से भी बाकायदा वॉर ड्रिल की जा रही है, इससे क्या स्थिति और ज्यादा आगे आने वाले में भयावह हो सकती है? क्योंकि हर जगह अपने अपने पैमाने पर यहां पर एक तरह का रिहर्सल कर ले या जहां मौका मिल रहा है वहां पर अटैक किए जा रहे हैं, जैसा कि अमेरिका की सीरिया की कार्रवाई बताती भी है। इसके संकेत क्या समझे जाएं? चित्रा, जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है उसके दो दिन के अंदर देखिए अमेरिका ने अपनी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटलशिप्स डिप्लॉय कर दी थी। बिल्कुल, वो साफ उसका मैसेजिंग है कि हम बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े और इस युद्ध को एनलार्ज नहीं चाहते हैं वो इस इलाके में, मिडिल ईस्ट में। और हाल ही में 17 अक्टूबर से जो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं, खासकर सीरिया में, इराक में, उनके ऊपर काफी मिसाइल्स और रॉकेट फायर हुए हैं और कुछ तकरीबन 20 ट्रुप्स इनके थोड़े घायल भी हुए हैं। अमेरिका के पास जो अभी ऑप्शन है, देखिए थोड़े दिन पहले ही हुती रिबेल्स ने भी फायर किया था, वो जो मिसाइल्स और ड्रोन्स थे उनकी टारगेटिंग स्टेट इजराइल के ऊपर थी, उनको बर्बाद किया गया जो रेड सी में इनकी शिप्स डिप्लॉय थी। तो साफ जाहिर है कि अमेरिका के ऊपर ये जो हमला हुआ है, देखिए हमला तो हुआ है, किसने किया है? ऑब्वियसली ईरान बैक्ड मिलिशिया जो इराक में है, और साथ ही में ये जो इरानियन रिपब्लिकन गार्ड है, इनके भी वहां काफी बंदे वो डिप्लॉयड हैं सीरिया में और इराक में। मतलब अमेरिका के ऊपर अगर कहीं से भी हमला होगा, वो उसका जवाब देंगे, सामान को निशाना बनाया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया है। तो ये जवाबी कार्रवाई है, बिल्कुल जवाबी कार्रवाई है। जो हमास और रशिया की मुलाकात हो रही है, हमास के पीछे रूस जिस तरह से खड़ा हो गया है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल यहां पर खड़े होने लगे हैं। तो वो स्थिति क्या और ज्यादा बिगड़ सकती है अगर खुलकर जिस तरह से हमास का समर्थन करते हुए रूस नजर आ रहा है? इजराइल, अमेरिका समेत कई देशों ने इस बात की मुखालफत भी की है। बिल्कुल, देखिए हमास के समर्थन में भी काफी लोग आ गए। टर्की के राष्ट्रपति ने तो बोल दिया है कि हमास इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। रशिया, चाइना, ये सबका एक पहल है। देखिए 2 ग्रुप्स में तो बढ़ गया, जैसे ये रशिया यूक्रेन वॉर में था, ये वैसे ही कुछ हो गया है, ईस्ट मतलब वेस्ट वर्सेस द रशियंस, और यहां हो गया वेस्ट वर्सेस दी मुस्लिम वर्ल्ड। इस प्रकार ये अभी स्थिति आ गई है। रशिया और चाइना भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, ईरान इसमें मेन रिंग लीडर है। देखिए उन्होंने अपने ड्रोन्स दिए थे रशिया को, तो रशिया ने भी इनको देखिए सपोर्ट तो करना ही है। बिल्कुल। और इजराइल ने बहुत क्लियर लफ्जों में बोला रशिया के लिए भी कि आपने जो कार्रवाई की है ये बहुत गलत की है। तो मेरे को लगता है, देखिए ईरान भी स्टेटमेंट दे रहा है, ईरान अपने प्रॉक्सीज को भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। और देखिए अभी हमास ने अभी रॉकेट फिर फायर किए आज तेल अवीव में, ये साफ जाहिर है कि ये भी वेल प्रिपेयर्ड हैं। और इनके शुरू के स्टेटमेंट थे कि अभी तो और कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, इनके पास कुछ तौर पे केमिकल वेपन्स भी हो सकते हैं जो सही वक्त पे ये यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ भी पॉसिबल है। केमिकल वेपन्स को लेकर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बकायदा नियम बनाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कायदे कानून कुछ नहीं है। ये जो लॉज ऑफ फाइटिंग है ये सिर्फ रेगुलर आर्मीज के लिए, और टेररिस्ट के साथ कैसे कई मुल्क आकर खड़े हो जाते हैं, यह भी बेहद हैरान करने वाली बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के अधिकारों को लेकर भी, चूंकि हमास को लेकर कार्रवाई इजराइल की चल रही है, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों को जिस तरह से नुकसान हो रहा है उसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब मैं सीधे शंकर प्रसाद जी आपके पास आते हुए, लेकिन ईरान की ओर से जो बड़ा बयान दिया गया है, ये कहते हुए कि अगर गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई इजराइल की ओर से की जाती है तो फिर गाजा में जो ड्रैगन है वो निगल जाएगा इजरायली सेना को। ड्रैगन से क्या बताना चाहते हैं? क्या जो सुरंगें वहां पर बनाकर हमास की ओर से रखी गई हैं उसकी ओर इशारा किया जा रहा है, या फिर कुछ और है इसके पीछे? देखिए, जब भी कभी ग्राउंड अटैक होगा उसमें कैजुअलिटीज तो बहुत होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैजुअलिटीज होंगी हमास की तरफ से, फिलिस्तीन में लोकल्स की तरफ से, उनकी बिल्डिंग्स एंड इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और साथ साथ इजरायली आर्मी का भी काफी नुकसान होगा। तो इसीलिए जब तक कि टारगेट एरियाज को बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं कर देता इजराइल, तब तक वो ग्राउंड फोर्सेस को नहीं जाएगा, वहां पे फिजिकल अटैक नहीं करेगा, एरियल अटैक से कंटिन्यू करता रहेगा। अब इजराइल के सामने इस समय 2 बड़ी भारी समस्या हैं जिन पर उनका पूरा मेरे ख्याल से सोच विचार चल रहा है। एक तो कि किस तरीके से होस्टेजेस को निकाला जाए,
उसका क्या तरीका निकाला जाए, नेगोशिएशंस के जरिए निकाला जाए या फिर उसको मार पीट के निकाला जाए, बिल्कुल गाजा पट्टी को जीरो करके निकाला जाए। और दूसरा जो बड़ी भारी समस्या इजराइल फेस कर रहा है वो वर्ल्ड ओपिनियन की है, जो कि बहुत बड़ी वर्ल्ड ओपिनियन ये कहती है कि जेनोसाइड हो रहा है, इसको बंद कीजिए, इनोसेंट लोगों को मत मारिए। लेकिन साथ साथ आप देख रही हैं कि हमास की तरफ से भी तेल अवीव के अंदर बम गिर रहे हैं। सो इट्स ह्यूमन राइट्स तो दोनों तरफ खराब हो रहे हैं, और जो 7 तारीख को हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो तो सब भूल ही गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि लड़ाई आज की तारीख में दिन पे दिन बद से बदतर हो रही है, और जैसे आपने कई दफा कहा आज के प्रोग्राम में भी कि क्या ये और बड़ी होती नजर आ रही है, इसके बारे में मेरी टिप्पणी ये है कि बड़ी तो हो रही है, लेकिन इसके ऊपर ग्राउंड एक्शन सिवाय गाजा के अंदर, सिवाय पैलेस्टीन के अंदर और कहीं नहीं हो पाएगा, सिर्फ एरियल होगा। और उससे क्या होगा कि जिस चाहे सीरिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे नॉट इजिप्ट रियली, सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, इन सब के अंदर डिस्ट्रक्शन होगा, जिसके जिम्मेवार हिजबुल्लाह होंगे, जिसके जिम्मेवार ईरान होगा, क्योंकि सब जगह जहां भी अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं या ये कोई और फ्रंट खोलना चाहते हैं, वहां चाहे ट्रुप्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगी, लेकिन एरियल बम्बार्डमेंट से आप देख रही हैं कि किस तरह से बिल्डिंग गिर सकती हैं। कि अगर ये लोग सोचते हैं कि अमेरिकन इंस्टॉलेशंस के ऊपर ये हमला करके अमेरिका चुप बैठेगा, तो बिल्कुल गलत सोच है। ये तो पक्का मान के चलिए कि हर तरफ से अमेरिका सारे अपने जो वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल करेगा, लेकिन ट्रुप्स ग्राउंड पर नहीं जाएंगी, तो लड़ाई उस किस्म की नहीं होगी। लेकिन गाजा के अंदर लड़ाई दिन पे दिन खराब होती चली जाएगी अनलेस देयर इज सम सोल्यूशन फाउंड फॉर रिलीजिंग ऑफ द होस्टेजेस। मेरा यह भी मानना है कि इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर कई जगह होस्टेज को रेस्क्यू करने की नेगोशिएशन भी चल रही हैं। इसमें कई एक प्लेयर्स होंगे जो चाहते हैं कि किसी तरीके से होस्टेज रेस्क्यू हो जाए, जिससे एक मसला खत्म हो और दूसरे मसले को फिर निपटा जाए साथ साथ, यानी कि सीज फायर, और किसी तरीके से वहां पे जेनोसाइड को रोका जाए। तो इसमें ईरान इन्वॉल्व होगा, इसमें मेरे ख्याल से टर्की भी इन्वॉल्व हो सकता है, जॉर्डन तो है ही, शायद हो सकता है रशिया को भी किसी प्रकार से करें, रशिया कुछ कर नहीं पाएगा, और जॉर्डन का इसमें बड़ा हाथ रहेगा। हाँ। अब ये 3-4 जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका है और इजराइल खुद है। आपको एक बात जरूरी मानना चाहिए कि इजराइल के पास बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं जो कि होस्टेज की नेगोशिएशंस करती है, और होस्टेज नेगोशिएशन पर काफी जोर दिया जा रहा होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखते हुए देखना है कि लोकल इश्यूज क्या हैं, इंटरनेशनल इश्यूज क्या है, नेबरहुड इश्यूज क्या है। इन सब चीजों का अलग अलग आप देखेंगी तो आपको बड़ी क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि इंटरनेशनल एरिना में क्या हो रहा है, लोकल एरिया में, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, मुस्लिम देशों का किस तरीके से इसका जोड़ हो रहा है और इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, और किस तरीके इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है हमास के साथ और पैलेस्टीन के साथ। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं, और आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है ये साफ साफ इस वक्त देखा जा सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में क्या हो रहा है वो भी साफ साफ इस वक्त देखने को मिल रहा है। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आप रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन में इंडिया की ओर से। आपके पास आते हुए अचल मल्होत्रा जी, चूंकि युद्ध बंद कराने को लेकर यूएनएससी में अमेरिका के प्रस्ताव को चीन और रूस ने वीटो कर दिया, उसके बाद रूस के प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो कर दिया। अभी माना जा रहा है एक और जो बैठक चल रही है उसमें अरब देशों की ओर से जो प्रस्ताव युद्ध रोकने को लेकर सामने रखा गया है उस पर हो सकता है वोटिंग हो, तो वहां की स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है अचल मल्होत्रा जी? और यूनाइटेड नेशन की भूमिका जिस तरह की होनी चाहिए, जैसा कि किताबों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सब पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन जब जरूरत की बात आन पड़ती है उस समय यूनाइटेड नेशन उतना मजबूत नजर क्यों नहीं आता है? देखिए चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। थियोरेटिकली यूनाइटेड नेशंस जो है पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज, सभी इसके मेंबर्स हैं। बिल्कुल। और इसकी स्थापना और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये एक बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन थ्योरी होनी चाहिए, बट हकीकत ये है कि ये कुछ सुपर बॉडी नहीं है। इसके मेंबर्स वही हैं जो यूएन की बिल्डिंग के अंदर आपस में लड़ते हैं और जो यूएन की बिल्डिंग के बाहर आपस में लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उनकी पोलराइजेशंस हैं, जो उनके आइडियोलॉजिकल कह लीजिए, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, जितने भी क्लैशेस यूएन की बिल्डिंग के बाहर, न्यूयॉर्क के बाहर होते हैं, वो सभी इन मीटिंग्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आप देखिए पोलराइजेशन की बात, ये अभी जो बात हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन की बात हुई, तो वही पुरानी पोलराइजेशन सामने नजर आई।
एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स था तो उसको वीटो किया रशिया और चाइना ने, और रशिया चाइना के प्रपोजल को वीटो किया यूनाइटेड नेशंस ने। बिल्कुल। और हकीकत क्या, प्रायोरिटी ये है कि सीज फायर कराना है, युद्ध रुकवाना है, और ह्यूमन राइट्स का जो है मसला उसको सुलझाना है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचानी है, और इनको रिलीज कराना है जो हॉस्टेजेस है। उस पर तो कोई बात हो नहीं रही। बात हो रही है लैंग्वेज, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज रेजोल्यूशन की नहीं आ रही। पहले तो आप वहीं नहीं एग्री कर पा रहे, उसके बाद एक इतिहास बताता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस का कि फेलियर ज्यादा रहे हैं, सक्सेसफुल बहुत कम रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। और अब यूएन जनरल असेंबली जिसकी आप बात कर रही हैं, उसका तो रेजोल्यूशन थ्योरेटिकली और भी कमजोर माने जाते हैं। चलिए रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, बट सवाल है कि ऑन ग्राउंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं, या होने दी जाएगी या नहीं होने दी जाएगी। मेरी गट फीलिंग ये है कि इजराइल को वक्त दिया जा रहा है कि हमास ने जो भी किया, गलती करी या जो उन्होंने एडवेंचर किया, अब आपके पास मौका है कि जहां तक उसे एलिमिनेट कर सकते हो, जहां तक न्यूट्रलाइज कर सकते हो, करो। और अभी हाल ही में हमारे पास एक उदाहरण है इसका, हालांकि उसके बारे में बहुत दुनिया में चर्चा नहीं होती। वो कॉन्फ्लिक्ट जो अर्मीनिया अजरबैजान के बीच में हुआ था, 44 दिन पहले वॉर चली थी, फिर अभी हाल तक चलती रही। उसमें भी क्या हुआ कि 25 साल से यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, दुनिया भर के लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया। हाँ। तो अजरबैजान ने फोर्स का इस्तेमाल किया। 44 दिन अजरबैजान को दिए गए कि आपको जो करना है कर लो, और उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये जो ट्रेंड पकड़ता जा रहा है ना, ये जोर पकड़ रहा है कि आप यूज ऑफ फोर्स से अपनी जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करिए, क्योंकि बातचीत से कुछ हो नहीं पा रहा। और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आपकी देखते रहेंगे, बस जो खाली जमा पूर्ति से बोलते हैं कि एक जबानी तौर पे बात करेंगे, लेकिन आप अपने मकसद को पूरा कर लीजिए। मतलब तो जुबानी जमा खर्च है वहां पर, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। और यकीनन जिस तरह की हरकत हमास की ओर से की गई वो कत्लेआम था, कि उसने बेगुनाह लोगों की जिस तरह की जान ली, और जो तस्वीरें सामने आई थी वो बेभत्स थी। उसके बाद हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी है, लेकिन अगर फिलिस्तीन के आम नागरिक उससे हताहत हो रहे हैं, उनको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन में, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि वहां पर वही देश हैं जो बाहर भी लड़ते हैं, अंदर जाकर भी एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन जैकलिन सोलोमन जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, 26 साल हो गए आपको इजराइल में रहते हुए, अभी के वहां पर हालात क्या हैं? क्योंकि हमास की ओर से भी लगातार ताबड़तोड़ अलग अलग हिस्सों में रॉकेट से अभी भी हमला किया जा रहा है, जैसा कि तेल अवीव से हमने खबर भी पहुंचाई अपने दर्शकों तक। अभी की स्थिति क्या बताती है इजराइल की? पहले तो आप सभी को शलोम इजराइल की तरफ से। अभी 10 मिनट पहले ही 10 मिनट में 2 बार हमारे यहाँ साइलेंस हुए। पिछले 24 घंटे में 130 बार साइलेंस हुए हैं। हर बार जब भी साइरन होता है तभी 4 से लेकर 10 रॉकेट्स भेजे जाते हैं। तो आप ही हिसाब लगाइए कितने रॉकेट्स हुए हैं पिछले 24 घंटे में। पिछले अभी यहाँ के 2:30 बजे 10-10 मिनट में 2 बार साइरन होके हर बार 4 से 10 रॉकेट्स वापस भेजे गए थे तेल अवीव तक और तेल अवीव से आगे तक भी। तो यहाँ इसका मतलब है एटलीस्ट 80 किलोमीटर्स जहां पर हमास है वहां से 80 किलोमीटर दूर तक रॉकेट इतने उनके रॉकेट्स पहुंचते हैं। और हमारे यहाँ सिटी पर भी था, साइरेंस हुए। एज यूजुअल हम लोग सब भाग के शेल्टर रूम में गए और वहां पर 10 मिनट रुके थे। यहाँ का माहौल बहुत ही डरावना है, भयानक है, इस हिसाब से कि हम लोग 5 बजे के बाद आप कुछ नहीं देखेंगे रोड पे, कोई नहीं होगा। सभी शॉप्स बंद हो जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाते हैं, सभी अपने अपने घरों में जाते हैं। काम चालू स्लोली एंड स्टेडीली हम लोग इकोनॉमी शुरू करने का सोच रहे हैं और काम पे जाने लगे हैं लोग। लेकिन जितना हो सके जल्दी वापस आते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें ऑन द वे भी साइरन हो सकते हैं, फिर हमें गाड़ी से उतरना पड़ता है और रोड के साइड पे जाके बैठना पड़ता है 10 मिनट के लिए। तो कार पे अगर गिरे तो पेट्रोल का जो डर होता है या आग लगने से या किसी के ऊपर भी वो गिर सकता है। तो ये सब हमारे यहाँ भी बहुत हो रहा है। हम सैडली सिर्फ गाजा की साइड का बहुत देखते हैं, लेकिन इजराइल में भी 2400 घंटे ऑलमोस्ट हर घंटे साइरेंस होते रहते हैं और रॉकेट्स भेजे जाते हैं।